Hello student, so today we will do our next topic, expression of AC through inductor. In our previous video we have discussed about AC through resistor and AC through capacitor. We also discussed their phasors diagrams and graphical representation between E or I versus theta. Now let's get started. AC through inductor. जब हम इंडक्टर के थ्रू एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे एसी सोर्स का जो भी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है उसको हमने लेट कर लिया है ई, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा। साथ ही साथ जो भी इंस्टेंटेनियस करंट है एसी की वो हमने लेट कर ली है आई, और इस पर्टिकुलर इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो हमने लेट कर लिया है एल। सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। ये वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है उस पर्टिकुलर इंडक्टर की जिसमें ये एक्सटर्नल इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सटर्नल ईएमएफ पे एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जो ऑलवेज अपोज करता है किसको, उस कॉज को जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सेम जैसे हमने पहले एक्सप्रेशन करी थी वही करनी है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो यहाँ पे फॉर्मूला है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम इक्वेशन लिखते ही ऐसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं ना। इसके बाद आता है टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जैसे कि हमने इससे पहले एक्सप्रेशन में भी किया है कि टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसके इक्वल होगा, जो भी इस इंडक्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके इक्वल होगा। जब हम टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो एक ईएमएफ तो कौन सा है, एसी सोर्स का ई, कैपिटल ई, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ रखा है कि इसका खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इट मीन्स ई प्लस ई, दिस इज इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो है ये ई, और ये स्मॉल ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है इससे प्रीवियस चैप्टर में, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की जगह यहाँ पे लिख दूँ तो ई प्लस और ये माइनस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो ज़ीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंडक्टर में कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता। आपको पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक कौन सा रेजिस्टेंस होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस नहीं, जिसकी वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये जब इधर चला जाएगा तो क्या बना देगा, ये प्लस का हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो यह आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर हमें डी आई की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी ना। ये तो है स्मॉल करंट, हमें तो क्या निकालनी है, टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए कैसा वाला इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन विदाउट टेकिंग एनी लिमिट। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्रेशन आगे करना। तो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, तो कैसे देखिए, यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, सो डी आई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो आपको पता है डी टी है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा और ई नॉट अपॉन एल बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी और ये डी टी एज इट इज़, ठीक है। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी डी एक्स का या किसी भी डी पर्टिकुलर कोई भी क्वांटिटी दी रहती है तो उसका इंटीग्रेशन खुद वही निकल के आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी आई के बदले यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, टोटल करंट ई नॉट अपॉन एल एज इट इज़। नाउ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये भी आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, साइन टी, सिंपल मैं साइन टी लिख लूँ, साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस का कॉस टी। ये आपको फॉर्मूला याद होगा या मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में आगे लगा रही हूँ और क्या हो जाएगा, कॉस
ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं, यहाँ पे ओमेगा टी है। और देखिए टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के आगे कॉफिशेंट ओमेगा है, तो इंटीग्रेशन में वो कॉफिशेंट कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें आगे एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, तो इसे मैं मिटा दे रही हूँ। आगे जब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे जो भी वैल्यू कॉस ओमेगा टी के आगे आती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो लेट पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। और आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि जब हम बात करते हैं किसकी, फ्रॉम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो जब आई इज इक्वल्स टू लिखते हैं तो क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या आता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा था तो वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स एल, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वेयर एक्स एल ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हुआ, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय क्रिएटेड बाय इंडक्टर, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है इंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के। और ओमेगा का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। एफ मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी, सिंपल जो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, लीनियर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी को बता रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस का, आई इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसे बना दीजिए इक्वेशन 2। अभी हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को क्या नहीं कर सकते, रिलेट नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन कॉस के टर्म्स में है, हमें इसे साइन के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। आपने पढ़ रखा है साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। बोथ साइड अगर मैं नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करा दूँ, 90 माइनस थीटा, माइनस साइन लगा दी तो इधर भी माइनस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये माइनस कॉस थीटा है और ये माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब ये इसी टर्म में है। अब जब हम साइन के आगे माइनस लगाते हैं तो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है इसके थीटा से, तो इट मीन्स ये 90 प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स माइनस का कॉस थीटा हम ये भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा ही है, हमें इसके बदले क्या रखना है, ये रखना है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन सॉरी आई नॉट, माइनस का कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन। तो पहले मैं थीटा लिख रही हूँ, थीटा यहाँ पे क्या है देखिए, ओमेगा टी है, और 90 किस में आ रखा, माइनस में, तो माइनस का π/2, 90 को π/2 लिखते हैं। तो अब मैं इसको इक्वेशन 3 को कंपेयर करा रही हूँ इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या थी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद होगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी, दोनों को कंपेयर कराएंगे तो दोनों को कंपेयर करा के हमें क्या मिल रहा है, आई वाले केस में सब कुछ सेम है ई की तरह, लेकिन ये माइनस का π/2 आ रहा है। माइनस का π/2 मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, ई के कंपैरिजन कम आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और कितने डिग्री से कर रहा है, 90 डिग्री से लैग्स बिहाइंड कर रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया, लीड कौन कर रहा है, तो ईएमएफ लीड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, आई लैग्स बिहाइंड ई बाय कितना डिग्री, बाय π/2 फेज एंगल। या फिर और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई लीड्स आई बाय कितना डिग्री, बाय π/2 फेज एंगल। तो एल के केस में, इंडक्टर के केस में यहाँ पे कौन लीड करेगा, ई लीड करेगा, ठीक है। अब इसका आता है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ ओरिजिन। ई तो पूरा वैसे ही बनेगा क्योंकि ई के साथ हमने कोई वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करी है, ई एज इट इज़ बनेगा ओमेगा टी, ठीक है। साथ ही साथ अब आई जो है वो क्या कर रहा है, लेग कर रहा है, पीछे है ई से, तो इट मीन्स यहाँ पे आई हम नीचे बनाएंगे, और दोनों के बीच में ई और आई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, π/2 का, ये लिखना है।
ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना डिग्री है, π/2, और ये यहाँ पे आई भी लिख दीजिए। ठीक है। एरो ऑलवेज कैसे लिया जाएगा, ई से लिया जाएगा, सॉरी एरो, हाँ एरो जो ऑलवेज लिया जाएगा ई से ही लिया जाएगा। π/2 मतलब 90 डिग्री से ई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको देखनी है इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सेकंड इक्वेशन थी आई इज इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसके टर्म्स में बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले ई का तो एज इट इज़ ही बनेगा जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं। वाई एक्सिस इंडिकेट कर रहा है ई और आई को, और एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है ओमेगा टी को। तो ई का अगर मैं यहाँ पे फेजर सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वो ये होगा, दिस इज़ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये तो हो गया हमारे पास ई का ग्राफ। आई का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस वाला बनेगा, लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव का कैसे बनता था याद है, उल्टा यू, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म में बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि आई लैग करेगा, तो जैसे ई ये है तो लैग मतलब नीचे के से ये स्टार्ट होगा ना, इस तरीके से बताया था भी आपको। कोसाइन वाला जो ग्राफ है नेगेटिव वाला वो कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो जो हमारे पास डॉटेड लाइन वाला है वो यहाँ पे है ग्राफ आई का। ठीक है। अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया गया, ग्राफ ऑफ एक्सी और एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और या ओमेगा भी लिखा जाएगा, तो उसके लिए यही ग्राफ बनेगा। तो कैसे बनेगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ किसके बारे में, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बारे में। एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला याद होगा 1/ओमेगा/c या फिर 1/2πfc भी लिखते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है कि जो एक्सी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ किसका, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का, जिसमें एक्स एल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl या फिर ओमेगा एल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है तो लीनियर ग्राफ बनेगा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन वाला ही ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक्स एल और एफ के बीच में यहाँ पे ग्राफ।